6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा में रहने वाला केंजी नाम का बच्चा हर रोज की तरह अपने स्कूल जा रहा होता है। वह अपनी क्लास में जाके बैठता है और अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे साफ नीला आसमान दिखता है और सभी लोग अपने काम पे जा रहे होते हैं। पर 8:15 पर उसे खिड़की से एक प्लेन जाता हुआ दिखता है। उस प्लेन में से कुछ गिरता है और अगले 42 सेकंड तक वो गिरता ही रहता है। जापान के लोगों को अभी तक नहीं पता था कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब था और 42 सेकंड बाद वो जापान के हिरोशिमा शहर में फट जाता है, जिसके बाद वहां तबाही मच जाती है। आखिर किसने गिराया था ये न्यूक्लियर बम और जापान ने ऐसी क्या गलती करी की वजह से जापान पे पहला न्यूक्लियर बम अटैक दिखने मिलता है। American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. Now I am become death, the destroyer of worlds. इस सब की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 से ही शुरू हो जाती है, जब जापान ग्रेटर एशिया का सपना देख रहा था। इसके लिए उन्हें साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। जापान ने ताइवान, कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज में अपना कब्जा जमा लिया था और चाइना के कुछ हिस्सों में भी जापान ने अपना कब्जा कर लिया था। पर फिलीपींस पे कब्जा करने के लिए और अमेरिका की शक्ति को कम करने के लिए जापान ने अमेरिकन नेवी फोर्स पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर सीक्रेटली अटैक किया था, जिसकी खबर अमेरिकन सेना को बिल्कुल भी नहीं थी। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:55 पे जापान के 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अमेरिकन नेवी फोर्स के पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद 2 घंटे के अंदर अंदर वो पूरे पर्ल हार्बर को तबाह करके रख देते हैं, जिसके अंदर अमेरिका का काफी नुकसान देखने को मिलता है। अमेरिका की 19 नेवी शिप पूरी डूब जाती है और 188 एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर। और इस सीक्रेट अटैक के बाद जापान फिलीपींस पर कब्जा कर लेता है और इसी के बाद से अमेरिका जापान से बदला लेने के लिए कई सारे अटैक करता है, जिसमें से एक था द बैटल ऑफ ओकिनावा, जिसने अमेरिकन सोल्जर्स को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। द बैटल ऑफ ओकिनावा ऑपरेशन डाउनफॉल के अंदर तय किया गया था के अंदर जापान के आइलैंड ओकिनावा में घुसकर वहां पर कब्जा करना था, जिसके लिए अमेरिका की सेना ओकिनावा आइलैंड पे पहुंच जाती है और वहां पर युद्ध करना शुरू कर देती है। युद्ध के दौरान वह देखते हैं कि वहां पर जापानीज सोल्जर से ज्यादा ओकिनावा की जनता ओकिनावंस थे, जो कि जापान के एम्परर हिरोहितो के लिए अपनी जान देने तक के लिए तैयार थे और वो अमेरिकन सोल्जर से भिड़ जाते हैं बिना अपनी जान के परवाह किए। ये युद्ध 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक चलता है, जिसके अंदर काफी मेहनत के बाद अमेरिका जीत जाता है। इस अटैक में अमेरिका के 12,000 सोल्जर्स की जान जाती है और 50,000 सोल्जर इंजर्ड हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जापान की 1,10,000 सोल्जर्स की जान जाती है और ओकिनावा के लोग, जिसे ओकिनावस कहते हैं, उनकी 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जो कि उस आइलैंड में रहने वाली पॉपुलेशन के 25% से भी ज्यादा थे। और इसी को देख के अमेरिकन गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि जापान के अंदर जाके जापान को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर जापान के अंदर घुसकर युद्ध करना पड़ा तो ये युद्ध 7 से 8 साल तक चलेगा और इसके अंदर 25 लाख से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की जान जाएगी। इसी बीच अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक बुरी खबर आती है कि उनके प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को अच्छे से संभाला था, उनकी अब डेथ हो चुकी है और वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन अब बन चुके हैं अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट। ओकिनावा में जंग के बाद अमेरिका को ये पता चल गया था कि जापान के अंदर हरा पाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए वो प्लान बी का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट को टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें साइंटिस्ट वर्ल्ड का पहला एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे। 16 जुलाई 1945 एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग होती है न्यू मैक्सिको में और टेस्टिंग के बाद वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद हाई मिलिट्री ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि हम जापान को आखिरी चांस देंगे सरेंडर करने का। इसके बाद 26 जुलाई 1947 को यूएस प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट और ब्रिटिश के प्रेसिडेंट साथ में मिलकर एक मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर ये तय होता है कि वो जापान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जापानीज प्रेसिडेंट सरेंडर के लिए मान भी जाते, पर जिन कंट्रीज पर उन्होंने कब्जा किया था
उन कंट्रीज का थोड़ा हिस्सा अगर जापान के पास ही रहता तो, लेकिन इन कंट्रीज ने अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की थी। तो इसीलिए 29 जुलाई 1945 को जापान ने इस प्रोक्लेमेशन को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद 3 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा। और इसके बाद 6 अगस्त 1945 को बोरिंग B-29 जापान की ओर रवाना कर दिया जाता है। इसके अंदर रखा था न्यूक्लियर बॉम्ब जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। इस बोरिंग B-29 प्लेन को हिरोशिमा के ऊपर उड़ाया जाता है और 8:15 पर हिरोशिमा पर यह न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय को घेर देता है। इस समय तक जापानीज लोगों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब इतना भयानक हो सकता है। और अब कुछ ही सेकंड बाद वो बम हिरोशिमा पर गिरने वाला था। यह बम 42 सेकंड तक नीचे गिरता रहता है और जापानीज लोग इसको देखते रहते हैं। जमीन से 1900 फीट की ऊंचाई पर ये बम विस्फोट हो जाता है। इसके बाद ही न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होना चालू हो जाता है। उसके बाद कुछ सेकंड के अंदर ही हिरोशिमा में रहने वाले लोग इतनी तेज वेपराइज हो जाते हैं, उनकी काली सी परछाई उन पत्थरों में रह जाती है, जिसको आज के टाइम पर भी देखा जा सकता है। इस परछाई को देख के यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस परमाणु अटैक के बाद कितनी जल्दी लोग मरे होंगे, जिसकी वजह से उनके निशान इन पत्थरों पर रह गए थे। इस विस्फोट के बाद हिरोशिमा में 4000 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जिसने आसपास की 70% इमारतों को तोड़ के रख दिया था। टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज होने की वजह से वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। वहाँ पर एक तरीके का हरिकेन आ जाता है, जिसकी वजह से इमारतों से टूटा हुआ मलबा हवा के साथ ही मिलता है। हवाओं को शांत होने के बाद स्फोट से निकले हुए धुएं ने पूरे ही हिरोशिमा को घेर लिया था, जिसके बाद टॉक्सिक गैस मॉइस्चर के साथ मिलने से वहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। बारिश कोई आम बारिश नहीं थी। उस बारिश में आसमान से काला पानी टपक रहा था, जो कि टॉक्सिक गैस मॉइस्चर के साथ मिलने के बाद हुई बारिश थी। बारिश का पानी इतना टॉक्सिक पानी था, मानो किसी के हाथ पे गिरता तो उसका हाथ को वो जला के रख सकता। ये मंजर इतना भयानक था कि कोई कह नहीं सकता था कि यह वही हिरोशिमा है जहाँ पर 15 मिनट पहले नीला आसमान था और साफ हवा थी। इस बम धमाके में 70,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। शॉकिंग बात तो यह थी कि इतने बड़े बम धमाके के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया था। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ये तय करती है कि वो एक और न्यूक्लियर अटैक करेंगे जापान के नागासाकी पर। 9 अगस्त 1945 को दोबारा बोरिंग B-29 प्लेन को चुना जाता है। अब की बार वो तैयार था और भी पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ। इसका नाम था फैट मैन। बोरिंग प्लेन नागासाकी के ऊपर उड़ रहा था। सुबह के 11 बज रहे थे। तभी बोरिंग प्लेन में से फैट मैन को नीचे गिर दिया जाता है। फैट मैन के विस्फोट के बाद जो मशरूम क्लाउड बना था वो काफी ज्यादा ऊंचा और काफी ज्यादा भयानक था। इस बॉम्ब के विस्फोट होने के तुरंत बाद ही 40,000 लोगों की जान चली जाती है और वही भयानक रूप देखने को मिलता है जो पहले हिरोशिमा में देखा गया था। इस बॉम्ब का असर 6.7 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में देखा गया था। यह उतनी तबाही तो नहीं मचा पाया था जो कि पहले हिरोशिमा में मची थी, क्योंकि इसके आसपास काफी ज्यादा बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, जिसकी वजह से इस बॉम्ब का प्रभाव कम देखने को मिला था। न्यूक्लियर अटैक के बाद इन दोनों ही शहरों में काफी ज्यादा रेडिएशन बढ़ गई थी। रेडिएशन की वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों की स्किन काफी ज्यादा खराब हो गई थी और जो बच्चे पैदा हुए थे वो कई सारी डिजीज के साथ पैदा हुए थे और इस रेडिएशन की वजह से लोगों में कैंसर की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इन दोनों ही बम धमाकों की वजह से 2 लाख लोगों की जान गई, जिसमें से 95% मासूम जापान के नागरिक थे। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और अगले 4 साल तक यहाँ पर यूएसए, चाइना और ब्रिटेन ने कब्जा किया था और जापान में डेमोक्रेसी को स्थापित किया था।